हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घटना चक्र को। घटना चक्र में हमने शुरुआत करी है एशियन इंडियन हिस्ट्री के साथ और आज हमारा टॉपिक है इसमें वैदिक एज। ऑलरेडी इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स बन चुके हैं जिसमें हमने कवर कर लिए थे जो हमारे पिछले 2 टॉपिक्स थे उनको। इसमें हम जो भी सेपरेट वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ना केवल सिर्फ जो MCQs है उनको डिस्कस कर रहे हैं बल्कि जो उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट है घटना चक्र के अंदर हम उसको भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत ही बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कर जाए और आपको किसी भी तरह का कोई चेंज चाहिए इसके अंदर तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए और मुझे ज़रूर बताइए। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, वैदिक एज। तो क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, पहले हम इसकी एक बार थ्योरी को पढ़ लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको, हम एक तरह से इसकी रीडिंग बोल सकते हैं कि हम इसको रीड करेंगे बस खाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड वैदिक इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद। देखिए, जो ये वेद जो वर्ड है ना, जो वर्ड वैदिक है वो कहीं और से नहीं बल्कि वो कहाँ से लिया गया है, वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। ओके, The civilization that developed in India after Indus civilization is called the Vedic or the Aryan civilization। इससे पहले हमने कौन सी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब जो आएंगे वो हम उन्हें बोलेंगे या तो आर्यन सिविलाइजेशन या फिर वैदिक सिविलाइजेशन। आर्य का जो मतलब होता है वो होता है ग्रेट और हाई बोर्न, है ना, कि जो बड़े कुल में पैदा होने वाले या जो ग्रेट मैन, इस तरह से। इन क्लासिक संस्कृत द वर्ड आर्य मीन्स अ नोबल मैन। अगर संस्कृत की बात करें तो उस क्लासिक संस्कृत में आर्य का मतलब होगा अ नोबल मैन। जो हिस्ट्री है आर्यंस की वो ज़्यादातर हमें वो किससे पता चलती है, वो जो वेद है हमारे पास उन्हीं से पता चलती है। जनरली आर्यंस आर सेड टू बी द ऑथर ऑफ द वेद। माना जाता है कि जो वेद के जो ऑथर है, जिन्होंने वेद को लिखा है, वो भी कौन है, आर्यंस ही हैं। देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। प्रोमिनेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट थ्योरीज ऑन द होमलैंड ऑफ द आर्यंस। देखिए, अलग अलग हिस्टोरियन की अलग अलग थ्योरीज हैं कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं। जैसे कि कुछ हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। यहाँ बताया हुआ है कि वो कहाँ से आए हैं और किस स्कॉलर ने बताया ये। तो देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि वो कश्मीर से आए हैं या फिर हिमालय वाले रीजन से आए हैं। तो ये माना है LD जो कला है उनका। ठीक है, LD कला का मानना है कि वो जो आर्यंस है वो कश्मीर और हिमालय से आए हैं। उसके बाद ब्रह्म ऋषि जो देश है, जो भी आपका जो अब आप रशिया वाला पार्ट बोल सकते हो, तो उसके लिए कौन बोलते हैं, तो P गंगानाथ झा। ठीक है, जो ब्रह्म ऋषि देश है उसके लिए बोलते हैं P गंगानाथ झा कि ये वहाँ से आए हैं। 7 इंडस स्टेट, इसके लिए बोलते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, जहाँ पे हमारी जो 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडस के आसपास वाली। तो यहाँ पर और वो जो पूरा एरिया है वहाँ से कौन बोलते हैं, तो डॉक्टर अविनाश जो चंद्र दास है वो बोलते हैं। देविका स्टेट को कौन बोलते हैं, तो वो है DS त्रिवेदी। उनका मानना है कि देवी का जो स्टेट है वही होमलैंड है आर्यंस का। साउथ रशिया की बात करते हैं जो जॉर्डन चाइल्ड है और जो नेहरिंग। सेंट्रल एशिया मैक्स मुलर। नॉर्थ पोल P बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। जो ये नीचे के 3 हैं ये तो याद होने ही होने चाहिए क्योंकि इस पर ना बहुत बार जो क्वेश्चन है वो बन चुके हैं। बाकी ऊपर के भी अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तिब्बत की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि जो होमलैंड है आर्यंस का वो तिब्बत है। हंगरी के लिए जो गेल्स हैं और जर्मनी हार्ट एंड पेनिका। तो ये सारे ही नाम आपको एक बार और पढ़ के और फिर इन सबको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। जो वैदिक एज है उसको डिवाइड किया जाता है 2 एज में। एक तो है ऋग्वैदिक या हम बोल सकते हैं प्री वैदिक एज, और दूसरा है लेटर वैदिक एज। जो ऋग्वैदिक या प्री वैदिक जो एज है उसे हम कंसिडर करते हैं 1500 से 1000 BCE के बीच, और जो लेटर वैदिक एज वाला टाइम है उसे हम करते हैं कंसिडर 1000 से लेके 600 BCE के बीच में। ईच ऑफ द वेदास डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। जितने भी वेद हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और उनका जो करेक्ट ऑर्डर है ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है करेक्ट ऑर्डर कैसा है, वेद को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। संहिता, फिर ब्राह्मणास, फिर अर्यंक और फिर उपनिषद। तो इस तरह से आपको याद रखना है, पहले संहितास, ब्राह्मण्स, अर्यंक्स और उपनिषद। जो संहिता और जो ब्राह्मण्स है अगर आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसकी फॉर्म बनाता है, तो वो बनाता है कर्मकांड। ठीक है, किसकी, कर्मकांड। यहाँ पे आते हैं कर्मकांड सेगमेंट ऑफ द वेदास। वहीं अगर आप आर्यंक्स और उपनिषद की बात करेंगे तो वो क्या बनाता है, ज्ञान कांड सेगमेंट ऑफ द वेदास। तो ध्यान रखना है आपको, जो शुरू के 2 हैं वो कर्मकांड और जो ये लास्ट के 2 हैं ये ज्ञान कांड सेगमेंट। दे एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन द फिलोसफी एंड द स्पिरिचुअलिटी। किस पे फोकस करते हैं ये, फिलोसफी पे और स्पिरिचुअलिटी पे। जो हिस्ट्री है ऋग्वैदिक एज की उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी बुक है ये पूरे वर्ल्ड की। बट स्कॉलर हैव डिस्प्यूट ओवर इट्स ऑथर पीरियड ऑफ कंपोजिशन। लेकिन जो उसका पीरियड है उस पर होता है ये ना कि भाई इतने सारे लोगों ने इसको पढ़ा है देखा है, तो हर किसी का थोड़ा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है डेट्स को लेकर।
आयरन को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है ऋग्वेद में, लेकिन जो बाद वाला टाइम है, लेटर वैदिक जो लिटरेचर में जो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जिससे कि जो आयरन है उसके हमें साक्ष्य पता चलते हैं। 4 रिवर्स के बारे में पता चलता है अफगानिस्तान की ऋग्वेद से ही, जिसमें 4 रिवर कौन सी थी अफगानिस्तान की? क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु। ये चारों ही रिवर्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि उन पे क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बीच बीच में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु, ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर थी उस टाइम पर अफगानिस्तान की, जिनका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। इट इज़ ऑल्सो मैंशन 7 रिवर्स ऑफ द सप्त सिंधु स्टेट। ठीक है, तो जो सप्त सिंधु स्टेट में जो 7 जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, जैसे कि सरस्वती, बिपाशा, परुष्णी, वितास्ता, सिंधु, शुतुद्री, अक्षणी, तो ये सारी ही जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी सब सिंधु वाले एरिया में, जिन्हें लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी बोला जाता है उस टाइम पे, तो इनका भी हमें जिक्र मिलता है किसमें? ऋग्वेद के अंदर। ये रिवर्स तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेंगी ये तो। रिवर यमुना एंड गंगा आर मैंशन इन ऋग्वेद। तो देखो यमुना और गंगा इनको भी मेंशन किया गया ऋग्वेद में, लेकिन ज़्यादा नहीं किया हुआ, जितना इनको किया हुआ है ना उतना नहीं किया हुआ। बात करें यमुना की तो यमुना का नाम 3 बार आता है ऋग्वेद के अंदर। वहीं अगर गंगा की बात करें तो गंगा का नाम सिर्फ 1 बार आता है ऋग्वेद के अंदर। अ रिवर ऑफ कश्मीर मरुद्वृद्धा इज ऑल्सो मैंशन। ठीक है, तो कश्मीर की एक रिवर है मरुद्वृद्धा, ये भी मेंशन है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, कहाँ की रिवर है ये? मरुद्वृद्धा, तो ये है कश्मीर की रिवर। रिवर इंडस इज मेंशन फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वाइल द सरस्वती वॉज द मोस्ट सेक्रेड रिवर विच वॉज नॉन एज द मातेमा, बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, देवीतमा एंड द नदीतमा। देखो जो रिवर इंडस है उसको भी काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा ऋग्वेद के अंदर, लेकिन जो सरस्वती रिवर है उसको एक बहुत ही पवित्र नदी के नाम पे इस तरह से ऋग्वेद में बताया गया है, जिसको हम मातेमा, देवीतमा और जो नदीतमा, इसके 3 और नाम रखे गए हैं ऋग्वेद के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि देवीतमा, मातेमा या नदीतमा ये कौन सी रिवर को कहा गया है ऋग्वेद के अंदर, तो आपको याद रखना है ये सरस्वती रिवर को कहा गया है। और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो सबसे पवित्र जो नदी थी उस समय वो कौन सी थी? वो भी सरस्वती रिवर ही थी। इंडस को और क्या बोलते थे? तो हीरनियानी। ठीक है ना, हीरनियानी भी बोलते थे। फॉर इट्स इंपॉर्टेंस एंड द प्लेस वेयर इट फॉल इज कॉल्ड द पर्वता। और ये अरेबियन सी में जाके गिरती थी तो वहाँ इसको क्या बोलते थे? पर्वता बोलते थे। गंगा यमुना द्वाब एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज आर कॉल्ड द ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, सॉरी वहाँ पर मैंने आपको कुछ गलत बता दिया था, वो ब्रह्म ऋषि मैंने आपको रशिया बता दिया, लेकिन वो रशिया वाला एरिया नहीं है, वो क्या है आपका गंगा यमुना द्वाब वाला एरिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो गंगा यमुना द्वाब एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज आर कॉल्ड द ब्रह्म ऋषि देश। तो यहाँ पर गंगा यमुना का द्वाब है और उसके आसपास का जो भी एरिया है उसको बोलते थे ब्रह्म ऋषि देश बोलते थे। ठीक है, और ब्रह्म ऋषि देश को होमलैंड किसने बताया था आर्यंस का? तो वो किसने बताया था? वो बताया था पी गंगानाथ ने बताया था। द नेम दे गेव द नेम मध्य देश टू द एरिया बिटवीन द हिमालयाज एंड द विंध्याचल माउंटेन। जो मध्य देश जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो एरिया था उसको बोला जाता था मध्य देश। लेटर आर्यंस एक्सपेंडेड देमसेल्फ टू द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और धीरे धीरे जो आर्यंस है उन्होंने अपने आप को पूरा एक्सपेंड कर लिया जो नॉर्थ इंडिया का पूरा जो पार्ट है वहाँ पर, और इस एरिया को फिर क्या बोला गया? आर्यव्रता बोला गया। क्या बोला गया? आर्यव्रता बोला गया। रिवर्स ऑफ द ऋग्वेदिक एज। तो यहाँ पर ये रिवर्स के हमने नाम पढ़े, तो ये तो उनके पुराने नाम है, इनके मॉडर्न नेम क्या है? अभी आप मॉडर्न नेम पढ़ के समझ जाओगे कि पुरानी रिवर के बारे में किसके बारे में बात करें। तो अक्षनी को बोलते थे चेनाब, बिपाशा को बोलते थे ब्यास, परुष्णी को बोलते थे रावी, वितास्ता झेलम, कुभा काबुल, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, शुतुद्री सतलुज। ओके, आगे देखते हैं। दृष्टावती तो ये था घग्गर। एक बार फिर से देख लेते हैं। अक्षनी चेनाब, बिपाशा ब्यास, परुष्णी रवि, वितास्ता झेलम, कुभा काबुल, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, शुतुद्री सतलुज और दृष्टावती घग्गर। दृष्टावती घग्गर, तो ये बस आपको ये लास्ट वाली रिवर ऐसी हो सकती है जिसके बारे में आपने ना सुना हो, तो दृष्टावती ये घग्गर। वैदिक लिटरेचर को श्रुति बोलते थे। वैदिक लिटरेचर को श्रुति बोलते थे। द वेदास आर द मोस्ट एशियन लिटरेचर इन इंडिया। और सबसे पुराने लिटरेचर में भारत के यही गिने जाते हैं वेदास। देयर आर 4 वेदास। 4 वेद होते हैं, है ना। पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको तीनों को बोलते हैं वेद तराई या फिर तराई। ईच वेद हैव 4 पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हर उसके जो वेद होते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंस और उपनिषद। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सुक्तास है। वर्सेस की बात करें यहाँ पर तो वो है यहाँ पर 1552 वर्सेस। ओके,
2 to 7 मंडल्स ऑफ ऋग्वेदास आर नॉन टू बी मोस्ट एशियन। सबसे पुराने अगर मंडल्स की बात करते हैं हम तो वो कौन से हैं, तो वो है ऋग्वेद के अंदर 2 से लेके जो 7 हैं वो सबसे पुराने हैं। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और यहाँ पर 1028 ये सुक्ताज है, 10,552 ये वर्सेस हैं। 2 से लेके 7 तक जो मंडल्स हैं वो ऋग्वेद में सबसे पुराने हैं। ऋग्वेदिक मंडल्स एंड देयर राइटर्स। तो अब ऋग्वेद के मंडल्स और उनके राइटर्स के नाम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पता एग्जाम में कब क्या पूछ लें। देखो जो पहला मंडल है उसके राइटर है मधुचंदा, ठीक है, मधुचंदा और दीर्घहतमा। तो देखिए आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ थोड़ा बहुत भी गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ या बिल्कुल ही गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप स्पेलिंग्स पे ध्यान देना। सेकंड को किसने किया था, तो ये ग्रीत समद, ठीक है, ग्रीत समद। थर्ड की बात करें तो विश्वामित्रा, इसको ध्यान रखना, जो थर्ड वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्रा। अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ है वामदेव, फिफ्थ है अत्रि, सिक्स्थ है भारद्वाज, सेवेंथ वशिष्ठ, 8th है कर्णव एंड अंगिरास, 9th अंगिरास एंड कश्यप और 10th है विमदात्रित, इंद्रानी, सचाई, श्रद्धा। ठीक है, तो पहला वाला मधुचंदा दीर्घतमा, सेकंड ग्रीत समात, थर्ड विश्वामित्रा, फोर्थ वामदेव, फिफ्थ अत्रि, सिक्स्थ भारद्वाज, 7th वशिष्ठ, 8th कर्णव एंड अंगिरस, 9th अंगिरस एंड कश्यप और 10th है विमित्रित, इंद्रानी, साची और श्रद्धा। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र मेंशन इन द थर्ड मंडल, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड मंडल को किसने लिखा था, और विश्वामित्रा ने लिखा था, और इसी के अंदर हमें गायत्री मंत्र मिलता है। ये जो गायत्री मंत्र है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड सन को, मतलब सूर्य को डेडिकेटेड है। ऑल 114 मंथ्स इन द 9th मंडल, अगर हम 9th मंडल की बात करें तो 9th मंडल के अंदर 114 मंत्र हैं जो डेडिकेट है सोमा को। 3 वर्ड्स आर डिस्क्राइब, देखो 3 वर्ण होते हैं तो उनको ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को यहाँ पर शुरुआत में जो बताया गया है तो वो 3 वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्रह्मा, क्षत्रिय और जो वैश्य है उनके बारे में। जो वर्ड शूद्र है इसको अलग से मेंशन किया हुआ है, किसमें, फर्स्ट टाइम इन द पुरुष शुक्ता ऑफ 10th मंडल। जो 10th मंडल का पुरुष शुक्ता है उसके अंदर आपको शूद्र का जो जिक्र है, जो वर्ड है वो मेंशन मिलेगा, और ये 3 ये शुरुआत में मिल जाएंगे। लेकिन जो शूद्र है वो 10th मंडल के पुरुष सुक्ता में इसका जिक्र मिलेगा, मेंशन मिलेगा। जो प्रीस्ट है ऋग्वेद के वो कौन कौन है, तो वो है होता, ठीक है, कौन है वो, तो होता। ऐत्रेय एंड द कुशितकी आर द 2 ब्राह्मण्स ऑफ द ऋग्वेद, तो ये भी ऋग्वेद से ही जुड़े हुए हैं, ऐत्रेय और कुशितकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 21 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेदा, तो पतंजलि के अकॉर्डिंग ऋग्वेद की कितनी ब्रांचेस हैं, तो वो है 21 ब्रांचेस, ठीक है। यजुर्वेद इन संस्कृत मीन, अब यजुर्वेद का मतलब क्या होता है संस्कृत में, विजडम ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूलाज। देखिए यजुर्वेद में आपको ज़्यादातर जो नॉलेज मिलती है वो मिलती है जो सेक्रीफिशियल फार्मूलाज होते हैं उनकी। दिस वेद कंपाइल्ड अ सेंचुरी और 2 आफ्टर द ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बाद इसको कंपाइल किया गया था और ये कंटेन करता है प्रॉज और वर्सेस दोनों को। That were to be pronounced by the priest performing the manual part of the sacrifice, और ये सब चीज़ें कब परफॉर्म की जाती हैं, जब कोई जो प्रीस्ट वगैरह है कोई मैनुअल मतलब कुछ भी कोई रिचुअल वगैरह परफॉर्म कर रहा है, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस टाइम पे इन मंत्रों वगैरह का जो भी इसमें है उनका उच्चारण किया जाता है। इट डिस्क्राइब्स इन प्रॉज अबाउट द प्रोसीजर डिटेल्स ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट रिचुअल्स एंड यूजिंग द हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेद। तो यहाँ पर इसके अंदर जब कोई रिचुअल्स वगैरह होते हैं या कोई यज्ञ वगैरह होता है तो ऋग्वेद के अंदर जो भी हाइमन्स वगैरह लिखे होते हैं उनको यहाँ पर सुनाया जाता है या उनका यूज़ किया जाता है। द संहिता ऑफ द यजुर्वेद, अब यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ध्यान रखना है यजुर्वेद भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है शुक्ल यजुर्वेद जिसे हम वाइट भी बोलते हैं, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद जिसे हम ब्लैक बोलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसके पास अपना सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट है। शुक्ल यजुर्वेद के पास अपना सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम है सतपथा ब्राह्मण। क्या नाम है, सतपथा ब्राह्मण। तो पूछ लिया जाता है कि जो सतपथा ब्राह्मण है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो सतपथा ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है, तो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। वज्रस्नेही इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, साथ में जो वज्रस्नेही है वो भी एक संहिता है किसका, शुक्ल यजुर्वेद का। तो आपको ये 2 याद रखने हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के 2 संहिताएं कौन सी हैं, तो सतपथ ब्राह्मण और वज्रस्नेही, ठीक है। आगे देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन द पोइटिक फॉर्म,
देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है वो सिर्फ पोइटिक फॉर्म में अवेलेबल है, जबकि बात करें हम कृष्ण यजुर्वेद की तो वो दोनों ही फॉर्म में आपको मिलता है, पोइटिक जो पोइटिक फॉर्म है उसमें भी और जो प्रोज फॉर्म है उसमें भी। शतपथ ब्राह्मण एक प्रोज टेक्स्ट है जो डिस्क्राइब करता है वैदिक रिचुअल्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उसके मिथोलॉजीज़ के बारे में जो भी यजुर्वेद से जुड़ी हुई हैं। वही हम बात करें इन कॉन्टेक्स्ट टू एशियन इंडियन वैदिक लिटरेचर, शतपथ ब्राह्मण हैज़ बीन प्लेस जस्ट आफ्टर द ऋग्वेद, तो इसलिए शतपथ ब्राह्मण को ऋग्वेद के तुरंत बाद रखा जाता है। ये हमें बताता है सोशल सब्जेक्ट्स के बारे में जिसमें वैदिक रिचुअल्स है, मतलब आप ये मान लीजिए कि ये हमें बेसिकली वैदिक रिचुअल्स के बारे में ही बताते हैं। पुरुष मेधा हैज़ बीन मेंशन्ड इन द शतपथ ब्राह्मण, जो पुरुष मेधा है वो कहाँ पर मेंशन है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है। देखो ये जो आपको ये बिल्कुल बोल्ड ब्लैक कलर में ये दिख रहे हैं ना, टर्म्स दिख रही हैं, इनको अच्छे से बिल्कुल देख लेना है कि ये कहाँ पर आपको मिलेंगी और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो जो पुरुष मेधा है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। पुरुष मेधा कहाँ पर मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। द शतपथ ब्राह्मण नरेट द स्टोरी ऑफ किंग विदेहा माधवा, द किंग ऑफ विदेहा, ठीक है। तो यहाँ शतपथ ब्राह्मण आपको किसकी स्टोरी बताता है, तो किंग विदेहा की, माधव, एकॉम्पनेड बाय हिज प्रीस्ट, और उनके प्रीस्ट के बारे में, और उनके प्रीस्ट कौन थे, ऋषि गौतम राहुगना। तो ये ध्यान रखना। King was carrying fire in his mouth, which on the incination of his guru fell out of his mouth and burned earth towards his east। तो ये जो स्टोरी है लिखी हुई है उसमें। सामवेद क्या होता है, देखिए सामवेद सबसे छोटा होता है अमंगेस्ट ऑल द फोर वेदास, ठीक है। तो सामवेद सबसे छोटा है सारे वेदों में। इट क्लोजली कनेक्टेड विद द ऋग्वेद, काफ़ी ज़्यादा ये भी क्लोजली कनेक्टेड है किससे, ऋग्वेद से। इट हैज़ टेकन मैनी वर्सेज फ्रॉम द ऋग्वेद, तो बहुत सारे जो वर्सेज हैं वो सीधा ऋग्वेद से ही सामवेद में लिखे गए हैं। द सामवेद इज कंपाइल्ड फॉर द रिचुअल एप्लीकेशन एंड ऑल इट वर्सेज आर मीन टू बी चैंटेड इन अ सेरेमनीज, तो इसके जितने भी वर्सेज वगैरह हैं उनको भजा जाता है सेरेमनीज वगैरह में। सामवेद संहिता में 1875 वर्सेज हैं और इसमें से 75 से 99, ठीक है, एक्सेप्ट 75 एंड 99, बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। प्रीस्ट चैंटिंग मंथ्स आर कॉल्ड द ब्रह्मा वर कॉल्ड ब्रह्म इन द अथर्वेद। देखो जो प्रीस्ट होते हैं ना, जो मंत्र वगैरह चैंट करते हैं उनको बोला जाता है ब्रह्मा, किस वेद में, अथर्वेद में, ठीक है। तो प्रीस्ट चैंटिंग मंथ्स वर कॉल्ड द ब्रह्मा, तो जो भी मंत्र वगैरह जो प्रीस्ट वगैरह गाते हैं उसको ब्रह्मा बोला जाता है, किस में, अथर्वेद में बोला जाता है। द फर्स्ट रेफरेंस टू द अंग एंड द मगध इज फाउंड इन द अथर्वेद। देखिए अंग और जो मगध जो ये महाजनपद हैं इनके बारे में हमें पहली बार अथर्वेद में ही पता चलता है। वेयर दे मैंशन अलॉन्ग विद द गांधारी एंड द मुजावत। पोस्ट वैदिक पीरियड द रीजन ऑफ कुरु एंड पांचाल वर कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर बिकॉज ऑफ अ ग्रेट अचीवमेंट। देखिए कुरु और पांचाल को सबसे इंपॉर्टेंट बताया है आर्यन कल्चर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट देखी गई हैं उस टाइम पर, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, फिलोसफी, सब में, ठीक है, कुरु और पांचाल। आयुर्वेद क्या है हम सबको पता है, साइंस ऑफ लाइफ। पहली बार जो आयुर्वेद है वो भी हमें अथर्वेद में ही देखने के लिए मिलता है। आयुर्वेद एक उपवेद है किसका, अथर्वेद का। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द उपंग ऑफ अथर्वेद, इसे उपंग भी बोला जाता है अथर्वेद का। अथर्वेद हमें बताता है थॉट्स एंड सुपरस्टिशन ऑफ अ कॉमन पीपल। इट कंप्राइज ऑफ वेरियस कंटेंट सच एज द डिसीज प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज, लव स्टोरी, है ना। उसमें जादू टोटका टोने वाली जो बातें थी ना वो सब भी लिखी हुई हैं। द गोपनाथ ब्राह्मण इज ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विद द अथर्वेद। देखिए अथर्वेद से जो एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, जो एक ब्राह्मणा, वो है गोपनाथ ब्राह्मणा, ठीक है। तो ध्यान रखते हुए अथर्वेद, देखिए ये सारे जो जादू टोटके टोने होते हैं ये सब गोपनीय तरीके से किए जाते हैं, तो इसलिए अथर्वेद के साथ कौन जुड़े हुए हैं, द गोपथ ब्राह्मण। इट इज़ द जनरे ऑफ द प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइब द वैदिक रिचुअल्स। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद एक लिटरेचर है, इज नॉट अ रिलीजियस स्क्रप्चर बट रिप्रेजेंट फिलोसफी फॉर ऑल द टाइम्स एंड फॉर ऑल। तो ये उपनिषद है कुछ और नहीं बल्कि एक तरह की फिलोसफी है। फिलोसफी ऑफ जो ये है उपनिषद ये अपोज नहीं करती किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को, रिलीजन को, है ना, ये किसी भी स्क्रिप्चर की जो इंटरप्रिटेशन है नहीं, ये अपने आप में यूनिक है। ये बात करती है साल्वेशन की और मोक्ष की, जो कि वेद में नहीं लिखी हुई है। इट वॉज फर्स्टली डिस्कस्ड इन उपनिषद, तो मोक्ष की बात पहली बार उपनिषद में ही की गई है। मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन। द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इज नॉट द एक्चुअल एम ऑफ द ह्यूमन सोल, कि जन्म लेना फिर मृत्यु ये एक्चुअल एम नहीं है ह्यूमन सोल का। अकॉर्डिंग टू उपनिषद द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा। कठोपनिषद क्या है, ये एक स्टोरी है। पूछा जाएगा किस तरह से कि जो लॉर्ड जो यम और जो नचिकेत एक बच्चा है नचिकेता, उसके स्टोरी किस उपनिषद में लिखी हुई है, ऐसा पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कठो उपनिषद में एक स्टोरी है जो कॉन्वर्सेशन है किसके बीच में, यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, है ना, यमराज के बारे में सबको पता है, यमराज की स्टोरी है, और नचिकेत, इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है। ये जो नचिकेता है ये 12 साल का बच्चा है जो अपना घर छोड़ देता है
क्या समझने के लिए कि डेथ के बाद क्या है। दिस फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वन उपनिषद कॉल्ड द कथा उपनिषद और कठोपनिषद। तो इसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, कठोपनिषद में लिखा हुआ है इन दोनों की कॉन्वर्सेशन। जो फ्रेज है सत्यमेव जयते, ये एक संस्कृत वर्ड है और इसे कहाँ से लिया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया हुआ है। ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। तो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया हुआ है। जो मीनिंग क्या है इसका, ट्रुथ अलोन ट्रम्प। इट वॉज adopted as a national motto of India and it is inscribed in the script at the base of the national emblem। तो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया था कब, 26 जनवरी 1950 में। सत्यकामा जबाला, ये एक लड़का है और बाद में ये क्या बन जाता है, ये एक ऋषि मुनि हो जाता है। हु फर्स्ट अपीयर्ड इन चैप्टर 4 ऑफ द एशियन हिंदू टेक्स्ट द छंदो उपनिषद। और इसका जिक्र हमें किसमें मिलता है, सत्यकामा का छंदो उपनिषद में। एक फ्रेज है तमसो माँ ज्योतिर्गाम्या इज ओरिजिनली मेंशन इन द बृहद निकाय का उपनिषद। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सत्यकाम जो वो बालक है उसकी स्टोरी इसमें, जो यम और नचिकेत है उसकी स्टोरी किसमें है, तो कठोपनिषद में। और जो ये तमसो माँ ये ज्योतिर्गाम्या जो ये लाइन है ये मेंशन है बृहद नायका उपनिषद में। इस फ्रेज का मतलब है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट एंड लीड अस फ्रॉम द इग्नोरेंस टू द ट्रुथ। अब बात करते हैं पुराण की। देखिए पुराण आर द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द हिंदुइज्म। तो ये भी हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है और हम सबको पता है कितने पुराण होते हैं, तो 8 होते हैं, जिसमें पहला है मत्स्य पुराण, फिर है मारकांड पुराण, भगवता पुराण, भविष्य, ब्रह्मनंदा, वैव्रता, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वारा, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्मा, लिंगा, गरुड़, स्कंद पुराण, कूर्मा पुराण। इन जितने भी ये 18 पुराण हैं इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो श्रीमद् भगवत गीता, जिसे क्राउन ज्वेल बोला जाता है वैदिक लिटरेचर का। जो श्रीमद् भगवत गीता है ओरिजिनली उसको लिखा गया था संस्कृत में। ओके, कहाँ पढ़ते हैं हम, हाँ। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है उसे ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में, ऑफन रेफर्ड इन शॉर्ट एज ए गीता। और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, गीता बोलते हैं। इसमें 700 वर्सेज हैं हिंदू स्क्रिप्चर में, ठीक है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। तो ये जो महाभारत है उसी का एक पार्ट है। महाभारत अगर ओरिजिनली बात करें तो उसमें 8800 श्लोक लिखे हुए थे और उस ओरिजिनल पार्ट को बोलते हैं जया या फिर जया संहिता। आज के टाइम में महाभारत में 1 लाख श्लोक्स हैं और इसे कहा गया है कि इसे किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी ने लिखा है। पुराण के अपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है सर्गा, फिर है प्रतिसर्गा, फिर है वंशा, फिर है मानवंतरा, फिर है वंशुना चरित्र। अमंग ऑल, देखिए सर्गा और प्रतिसर्गा का मतलब क्या होता है, सर्गा और प्रतिसर्गा का मतलब होता है नेचुरल क्रिएशन एंड रिनोवेशन। वंश का मतलब होता है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सेज एंड गॉड। मानवंतरा का मतलब होता है पीरियड ऑफ डिफरेंट मानूस, है ना, जो डिफरेंट मानू थे उनकी, जो डिफरेंट मनूस थे उनकी यहाँ पर बता रखा है, उनका टाइम बता रखा है। वंशानु चरित्रम का मतलब होता है जिनोलॉजी ऑफ द किंग, है ना, जो वंश के एक वंश के बाद दूसरा वंश, है ना, फिर उसमें कौन था उसमें कौन था, जो पूरी ना एक फिर वो बना के रखते हैं, वो चेन से बना के रखते हैं, लिख के रखते हैं, तो उसे बोलते हैं वंशानुचरित। इसका मतलब है जिनोलॉजी ऑफ किंग। पंचजना, देखिए पंचजना भी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है पंचजना ये सजेस्ट करता है 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स को जो एंचेस्टर रही हैं किसकी, यदुवंश की, तुर्वशा की, दुर्हया, अनु और पुरु, है ना, इनके एंचेस्टर रहे हैं। देयर इज एन एशियंट स्टोरी मेंशन इन द ऋग्वेद कॉल्ड द दशरंजन। देखिए ऋग्वेद में ना एक बहुत ही फेमस सी स्टोरी लिखी हुई है दशरंजन। ये माना जाता है कि ये 10 इंपॉर्टेंट किंग्स थे, उनके बीच में वॉर हुई थी और ये रामायण से पहले हुई थी। और इसमें जो किंग जीत गए थे वो कौन थे, भारत, है ना। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सुदास वॉज हिज थम्पिंग विक्ट्री ओवर अ कॉन्फिडेंसी ऑफ 10 किंग। तो जो ये सुदास थे, ये मतलब भारत और सुदास इन्हीं का नाम था, एक का ही। तो ये अपनी जीत को मनाने के लिए कि कहते हैं कि इनकी विक्ट्री की वजह से शायद इसीलिए जो भारत का नाम है वो क्या पड़ा, वो भारत पड़ा। मैनी हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा वर कंपोज बाय द वुमेन। देखिए बहुत सारे जो हाइमन्स ऐसे भी हैं ऋग्वेद में जिनको कंपोज किया है वुमेन्स ने, और जो हाइमन्स को ऋग्वेद में वुमेन्स ने कंपोज किया है उनको बोला जाता है ब्रह्मवादिनी। द प्रोमिनेंट अमंगस्ट दैम, अब कौन कौन सी ब्रह्मवादिनी है यहाँ पर, लोप मुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, निवाड़ी और द घोषा। जो लोप मुद्रा थी ये वाइफ थी किसकी, जो ऋषि अगस्त्य थे उनकी वाइफ थी लोपामुद्रा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इनको, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, निवावरी और घोषा। फैमिली और कुल ये स्मॉलेस्ट यूनिट थी ऋग्वैदिक सोसाइटी की। जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी उसमें फैमिली और कुल मतलब फैमिली को कुल बोला जाता था और ये सबसे छोटी यूनिट थी। ग्रह वर्ड इज यूज्ड फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए क्या बोला जाता था, ग्रह वर्ड को यूज़ किया जाता था। जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी कि मतलब जो घर में फैमिली में जो हेड होते थे वो ज़्यादातर मेल ही होते थे। इट इज़ नॉन फ्रॉम द वरुण सुक्ता, ये हमें पता चलता है वरुण सुक्ता से कि डैट अ फादर कैन सेल हिज चाइल्ड, कि मतलब जो पिता होते थे वो अपने बच्चे को सेल भी कर सकते थे।
जो वर्ड है यवा, ये भी ऋग्वेद में मेंशन है और इसका मतलब होता था बारले, ठीक है। तो बारले को यवा भी बोलते थे उस समय पे। जो गोल्ड नेकलेस है गले में पहनने वाला, उसको बोलते थे निशिका, उसको क्या बोलते थे, निशिका। तो ये सब वर्ड्स वो हैं जो ऋग्वेद में हमें लिखे हुए मिलते हैं। टर्म्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड एंड देयर मीनिंग। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो ऋग्वेद में लिखी हुई हैं और उनके मीनिंग। तो देखो, निवी का मतलब होता था वो कपड़ा जो कि वेस्ट से नीचे पहना जाता था, जैसे कि वो होती है ना लुंगी होती है, उसको बांध लेते हैं ऐसे ही। वासस होता था कि जिसको जो वेस्ट है उससे ऊपर पहना जाता था, जैसे कि जो शर्ट वगैरह होती है, तो ऐसा ना उनका शॉल जैसा कपड़ा होता था। तक्षा का मतलब होता था कारपेंटर। कर्मा का मतलब होता था मेटल वर्कर। वेकनाथ मनी लैंडर और अरित्री ये होते थे बोटमैन। निवी क्लोथ्स वॉर्न बिलो द वेस्ट। वसास क्लोथ्स वॉर्न अबव वेस्ट। तक्षा कारपेंटर। कर्मा मेटल वर्कर। वेकनाथ मनी लैंडर और अरितरी ये है बोटमैन आपका। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज मेनली रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ द नेचर एंड परफॉर्मिंग ऑफ द यज्ञ। तो ये ज़्यादातर लोग जो थे ये नेचर की पूजा करना ज़्यादा पसंद करते थे, जो शुरुआत के अर्ली वैदिक आर्यंस थे। फिर धीरे धीरे जो ऋग वैदिक रिलीजन की बात करें हम, तो ये पॉलिथिस्टिक हो गया, मतलब बहुत सारे भगवान को मानता था, अलग अलग भगवान की पूजा करते थे। द ऋग वैदिक आर्यन वर्शिप नेचर विद इंटेंस फीलिंग एंड एंडोर्ड इट विद द एनिमेटेड सोल। जो ऋग वैदिक है वो नेचर की बहुत ही इंटेंस फीलिंग के साथ पूजा करता था और फिर उसी को वो अपने भगवान बना लिया करते थे। वैदिक गॉड वर मेनली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप। जो वैदिक गॉड्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहले हैं गॉड ऑफ स्काई, जिसके अंदर वरुण आते हैं, मित्र आते हैं, विष्णु और सूर्य। फिर दूसरे हैं गॉड ऑफ स्पेस, उसमें आते हैं इंद्र और रुद्र। फिर है गॉड ऑफ अर्थ, जिसमें अग्नि, बृहस्पति और सोम आते हैं। जो इंद्र हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल यहाँ पे देवता माने गए हैं ऋग्वेद के अंदर। जो इंद्र है उनको पुरांदर बोला जाता था, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइमन्स, सबसे ज़्यादा जो हाइमन्स मिले हैं ऋग्वेद के अंदर वो इंद्र को ही यहाँ पर डिनोट है, ठीक है ना, डेडिकेटेड है। मतलब ऋग्वेदिक हाइमन्स कम से कम 250 जो हाइमन्स है वो इंद्र देवता के बारे में ही लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर है अग्नि के बारे में, जो 200 है। बोगजाई कोई इंस्क्रिप्शन, तो ये बोगजाई कोई जो इंस्क्रिप्शन है ये आपको मिलेगा एशिया माइनर टर्की में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें 4 वैदिक गॉड्स के बारे में पता चलता है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी है। इंद्र, वरुण, मित्रा एंड द नासत्य, ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्रा और नासत्य। अकॉर्डिंग टू एशियन हिंदू स्क्रिप्चर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हिंदू ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज्ड 4 स्टेजेस। देखिए इसमें हिंदू ट्रेडिशन में 4 आश्रम्स के बारे में बताया, ह्यूमन लाइफ के बारे में। पहला है ब्रह्मचार्य जीवन जीना चाहिए, उसके बाद हमें गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, फिर हमें वनप्रस्थ और फिर संन्यास। तो ये तो सुन रखा है हम सबने। इन कंटेक्स्ट ऑफ द एशियन इंडियन सोसाइटी, वंश, गोत्र और कुल ये फैमिली से जुड़े हुए शब्द थे जो हर फैमिली सिस्टम का हिस्सा थे कि वंश क्या है, गोत्र क्या है, कुल क्या है। कोश का मतलब होता था ट्रेजरी, खजाना। एज ऋग्वेदिक टर्म गोत्र का मतलब होता था काउ शेल्टर। काउ को अघन्या भी बोलते थे वैदिक पीरियड में, और अघन्या का मतलब होता था जिसे मारा नहीं जा सकता, है ना। एंड द स्टेटस ऑफ द काउ शोड दैट द पायस इट वॉज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। और काउ को ना बहुत ही पवित्र माना जाता था वैदिक टाइम में। कैटल ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। अगर अपनी जो एक रोजमर्रा वाला काम होता है ना, उस सबसे ज़्यादा कैटल ब्रीडिंग होती थी। प्रेयर वर ऑफर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल, पूजा पाठ की जाती थी जिससे कि उनके घरों में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैटल्स हैं उनके नंबर्स बढ़ सकें। और साथ में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी था, जानवरों से वो सामान, मतलब वो कि भाई मैं तुम्हें ये अब वो दे रहा हूँ, जानवर दे रहा हूँ ना, तुम इसके बदले मुझे ये सामान देते हो। तो इस तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी था। जो काव है उसको एक तरह से पूजा जाता था। धर्म एंड रीता ये वैदिक पीरियड में अपीयर हुए कुछ, ये भी कुछ वर्ड्स हैं जो ऋग्वेद में मिलते हैं। धर्म का मतलब है यहाँ पर कॉस्मिक ऑर्डिनेंस ऑफर इन कनेक्शन विद द सेंस ऑफ नेचुरल और डिवाइन लॉ, है ना। तो ये नेचुरल और डिवाइन लॉ के बारे में बताता है। वहीं जो रीता है ये क्लोजली रिलेटेड है किससे, यूनिवर्सल हार्मनी से। एंड विच ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव अ प्रॉपर प्लेस एंड फंक्शन, कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे अपना एक प्रॉपर प्लेस है उनका और अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। जो कॉन्सेप्ट है ऋत का वो क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ठीक है, और उसी तरह से सब चीज़ें काम कर रही हैं। द ऋत हैज़ बिन बेसिस ऑफ द इंडियन कल्चर, लीगल थ्योरी, पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी, इन सब के बारे में बात करता है। जो गॉड वरुण है उनको माना जाता है कि वही इस ऋत को होल्ड करते हैं। डेट्स वाई ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द रीतास गोपा, ठीक है ना। तो गॉड वरुण को ये भी बोला जाता है। मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा वॉज इनहेरिटेड मोनार्की। तो मोनार्की चलती थी, इनहेरिटेड मोनार्की के बेटे के बाद फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसको इस तरह से। ऑल्दो सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्शन बाय द पीपल वर ऑल्सो फाउंड, कुछ टाइम पे कुछ मतलब इलेक्शंस वगैरह भी देखे गए हैं जो कि पहले इलेक्शन करा के एक मेजॉरिटी लेके फिर किसी को बनाएंगे। ड्यूरिंग द वैदिक एरा 2 इंस्टीट्यूशन होते थे, एक सभा और एक समिति। देखो जो कंट्रोलिंग पावर थी सबसे ज़्यादा
वो तो किंग के पास ही थी। जो सभा है वो एक ऐसी असेंबली थी जिसमें लर्न और जो इलाइट्स होते थे, है ना, मतलब अमीर लोग बहुत ज़्यादा इलाइट्स थे, उनकी ये ग्रुप होता था, असेंबली होती थी, और समिति में ज़्यादा सब पार्टिसिपेट कर सकते थे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सभा एंड समिति कैन नॉट बी मेड आउट विद द प्रिसीजन, बट इट इज़ क्लियरली डेट सभा एंड समिति वर क्लियरली मैंशन एट लीस्ट 8 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। ऋग्वेद में सभा के बारे में 8 बार बताया हुआ है, और वहीं समिति की बात करें तो 6 टाइम्स, ठीक है। और ऐसा बताया गया है अथर्ववेद में, तो ये भी कहा गया है कि ये प्रजापति की 2 डॉटर्स थी, सभा और समिति। पुरोहित कौन होते थे? तो ये एडवाइजर होते थे किंग के। सेनानी हेड ऑफ आर्मी, ग्रामीण हेड ऑफ विलेज, माहेशी वाइफ ऑफ किंग, सूता हेड ऑफ चैरियट आर्मी, है ना, जो रथ वगैरह चलाते थे। जो संग्रहिता है उसे ट्रेजर बोलते थे, बागधुत टैक्स कलेक्टर, अक्षप अकाउंटेंट, पालागल मैसेंजर, और शता ये कीपर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड। तो ये पुरोहित तो हम सबको याद हो जाएगा, सेनानी भी हो जाएगा, ग्रामीण भी हो जाएगा। वाइफ ऑफ किंग महिषी, ठीक है ना, ये जिसने बाहुबली देखी होगी वो नहीं भूलेगा। सूता हेड ऑफ चैरियट आर्मी, संग्रहिता संग्रह करके रखना है, मतलब संग्रह करके हमें क्या रखना है? पैसों को रखना है, ऐसे सोचना है ना, तो ट्रेजर खजाने को जोड़ के रखना है, संग्रहित करके रखना है। भागदूत, तो भाग कहाँ होगा? जहाँ पे भाई पैसों की बात होगी तो टैक्स कलेक्ट करना है, फिर उसका भाग होगा। अक्षप ये अकाउंटेंट, पालगल तो मैसेंजर, है ना, तो मैसेंजर वही जो चुगली करता है, चुगलखोर है, तो वो चुगलखोर सबको क्या लगता है? पागल लगता है ना, तो ये पालागल करके याद रखना कि मैसेंजर। शता कीपर्स ऑफ द किंग हाउस होल्ड, ठीक है, ये शता का देखो खुद से बना लेना, किसी को बन जाए तो मुझे भी ज़रूर बताना। टोटल 16 संस्कार होते हैं जो बच्चे के जन्म से पहले से लेके और फिर ये लास्ट तक उसकी डेथ तक किए जाते हैं। उपनयन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं? एक तो गर्भधारण, ठीक है, कॉन्सेप्शन। दूसरा है पुंसवना जो फॉइटस प्रोटेक्शन, फिर है सिमंतनो नायना सेटिस्फाइंग द क्रेविंग ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, फिर है जात कर्मा तो ये चाइल्ड बर्थ, नामकरण होता है, फिर निष्क्रम द टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर फॉर द फर्स्ट टाइम जो बच्चे को पहली बार बाहर लेके जा रहा है, अनप्राशन गिविंग सॉलिड फूड, मुंडन हेयर कटिंग, कर्ण वेधा ईयर जो है बच्चे के कान वगैरह बीनने होते हैं, उपनयन, फिर है वेधर्मा स्टडी ऑफ वेदास, केशांत हेयर कट, संवृतना रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, विवाह मैरिज, और अंत्येष्टि क्रिमेशन। तो ये थे हमारा ये थ्योरी वाला पार्ट है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, थोड़ा सा और रह रहा है। नेम ऑफ द किंग हैविंग टेरिटरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए ईस्ट में किंग को क्या बोलते थे? तो सम्राट बोलते थे। वहीं वेस्ट की बात करें तो जो स्वारत बोलते थे। तो ईस्ट में सम्राट और वेस्ट में स्वारत बोलते थे। नॉर्थ में विराट बोलते थे और साउथ में भोज बोलते थे और सेंटर में राजा बोलते थे। बाल गंगाधर जी ने अपनी एक किताब में लिखा है जो आर्कटिक होम इन द वेदास में लिखा है। उनकी थ्योरी क्या बोलती है कि जो ये आर्यन से ये कहाँ से आए थे? तो ये नॉर्थ पोल से आए थे। ऑल्दो दिस थ्योरी ऑफ तिलक इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द हिस्टोरियन, लेकिन हिस्टोरियन इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। अगर देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आधा घंटा तो हमें थ्योरी में ही हो गया, अब बाकी हमें थोड़ा बहुत टाइम इसमें भी लगेगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए इसलिए वीडियो को प्लीज़। पहला है यहाँ पर द टर्म आर्यन डिनोट्स। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था द टर्म आर्यंस डिनोट। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ सुपीरियर रेस। आर्यन इज द मीनिंग noble which was used as a self designation by Indo-Aryan people. In classic Sanskrit the word Aryan means a nobleman. The word was used by the people of the Vedic period in India as an ethnic label for themselves as well as for the referred noble class. Scholars point out that even in the ancient time the idea of being an Aryan was a religious, culture, linguistic, not racial. Second question पे आते हैं। Meaning of the term Arya in classical Sanskrit. बिलीवर ऑफ द गॉड, अ हेरिडेटरी कास्ट, अ बिलीवर इन द पर्टिकुलर रिलीजन, अ नॉबलमैन। तो सबको आंसर पता है, अ नॉबलमैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इन इंडियन लिटरेचर वेदास आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स विच आर 4 in number, namely ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओल्डेस्ट अमंग ऑल दीज। त्राई इज अ नेम फॉर, तो त्राई हम किसके लिए यूज करेंगे? जो हमारे 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम क्या बोलेंगे? त्राई बोलेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आर कॉल्ड द वेद तराई, या फिर हम सिंपली उसे तराई बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर होगा हमारा ऋग्वेद। पहली बार हमें जो वर्ण है उसके बारे में ऋग्वेद से ही पता चला था। द वर्ण हैव बीन नोन फ्रॉम ऋग्वेद सिंस अ हाइमन इन द ऋग्वेद पोर्ट्रे द ब्राह्मण प्रीस्ट, क्षत्रिय नोबल एंड द वैश्य कॉमनर, एंड द शूद्र इशूड फॉर दिस क्रिएशन फ्रॉम द माउथ, आर्म्स, थाई एंड द फीट ऑफ द
premeval person. Although the literal meaning of the word varna is kala or class. Question number 6. The Purush Sukta is related to वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन. तो ये हमें किस में मिलता है? तो ये हमें मिलेगा पुरुष सुक्ता, ये वर्ण सिस्टम के बारे में ऋग्वेद में. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग. अथर्ववेद के बारे में हमें कौन बताता है? तो ये है अथर्ववेद, आपके को बताना है. ऋग्वेद गॉड ग्रेस, ठीक है. यजुर्वेद के बारे में जो सेक्रीफिशियल प्रोसेस होता है. सामवेद म्यूजिक और अथर्ववेद आपका मेडिसिन हो गया. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. ये देख लेते हैं. अथर्ववेद मेडिसिन, ऋग्वेद गॉड ग्रेस, यजुर्वेद सेक्रीफाइस प्रोसेस और सामवेद म्यूजिक. यहाँ भी हमें वही बताना है कि जो ऋग्वेद है वो किसके बारे में है. तो ऋग्वेद क्या है? हाइमन्स एंड रिचुअल. यजुर्वेद के बारे में बताना है. सामवेद ये जो म्यूजिकल है. अथर्ववेद या चार्म्स एंड स्पेल्स. और यजुर्वेद हाइमन्स एंड प्रेयर. सॉरी, ये हाइमन्स और प्रेयर तो इसका होगा ऋग्वेद का, ठीक है. ये हाइमन्स और रिचुअल इसका होगा. ओके, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. एक सेकेंड ज़रा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा. आगे देखते हैं, इसे पढ़ लेते हैं. ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1200 hymens and 10,552 mantras. Yajurved contain the description of Shrotra and the rituals. The Samved consist of many hymens which are taken from the Rigved and are indeed lyrical and the melodious. And the Atharved contain lots of knowledge of the physical world and the spirituality. Question number 9. In Rigved there are dash mantras. तो कितने हैं यहाँ पर मंत्रास? तो 1020. वैसे तो 10,552 है, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं. तो ये तो क्योंकि 1028 तो हमारे सुक्ता आ गए, इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन कोई भी सही नहीं है. द ऋग्वेद इज द. तो ऋग्वेद क्या है? तो कलेक्शन ऑफ द हाइमन्स. तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ हाइमन्स. आगे देखते हैं. यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है. तो ऋग्वेद के पास आप क्या जाएंगे? ऐत्रेय बताया था मैंने, ठीक है. ऐत्रेय बताया था. सामवेद क्या हो जाएगा? ये पंचिश हो जाएगा. और यजुर्वेद सतपथ हो जाएगा, मिला देते हैं, ये ऐत्रेय हो जाएगा. और अथर्ववेद में ना कि उसमें क्या होता है? जादू टोटका टोना, तो ये गोपथ हो जाएगा. और ये सामवेद है, ये पंचविषा हो जाएगा. और यजुर्वेद आपका सतपथ हो जाएगा. हमने पढ़े थे ना सतपथ ब्राह्मण. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविषा, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेद. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण. गोपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है? तो गोपथ ब्राह्मण आपका जुड़ा हुआ है अथर्ववेद से. तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. गोपथ ब्राह्मण इज द ओनली ब्राह्मण a genre of the prose text described in a Vedic ritual associated with the Atharved. The text is associated with both the Shaunak and the Peplada recension of the Atharved. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद. तो इसमें से कौन सा संहिता है शुक्ल यजुर्वेद का? तो ये भी हमने पढ़ा था. तो ये है वजिष्ठनामी, ठीक है, वजिष्ठनामी. देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद. वजिष्ठनामी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद. शुक्ल यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन द पोइटिक फॉर्म, वेयर एज द कृष्ण यजुर्वेद कंटेन बोथ पोइटिक एंड द प्रोज फॉर्म. विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम. तो कौन सा है? तो ये है 9th मंडल. बताया था मैंने 114 मंत्र है इसमें जो डायरेक्टली सोम को डेडिकेटेड है. द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू. किसको है पूरी तरह से? तो सोम, द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक. राइट्स एंड रिचुअल रिलेटेड टू यज्ञ आर मेंशन्ड इन. तो जो राइट्स और रिचुअल्स है वो किस में लिखे हुए हैं? तो वो यजुर्वेद में लिखे हुए हैं. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. यजुर्वेद इन संस्कृत मीन विजडम ऑफ सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज. द वेदास कंपाइल्ड अ सेंचुरी टू और आफ्टर द ऋग्वेदा कंटेन द prose and the verse formula that were to be pronounced by the priest performing the manual part of the sacrifice. It described in prose about the procedure, details of the performing different rituals and yajna using the hymens of the Rigveda. The Samhita of the Yajurveda are divided into 2 parts, Shukla और the white यजुर्वेद, कृष्णा और ब्लैक यजुर्वेद. तो हमने 2 पढ़े थे ना, एक तो शुक्ल यजुर्वेद होता है और एक कृष्ण यजुर्वेद होता है. शुक्ल यजुर्वेद का अपना एक सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण. और कृष्ण यजुर्वेद हैज़ द ब्राह्मण प्रोज डिस्कशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन एक्चुअल अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म. तो मैजिकल चार्म और स्पेल्स के बारे में किसके बारे में लिखा है? तो वो अथर्ववेद के बारे में लिखा हुआ है. इसी में हमें चार्म्स और स्पेल्स के बारे में पता चलता है. जो कंपाइलेशन है ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद. तो कंपाइलेशन किस पे? सामवेद, ठीक है ना. तो सारा का सारा ऋग्वेद से ही है. ओके, जो सामवेद है वो सबसे छोटा है सभी वेदों में. इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द ऋग्वेद. इट हैज टेकन मेनी वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेद.
जो इसलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो एसोसिएटेड है वो कौन है ऋग्वेद से, तो वो सामवेद है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इसमें 75 से 99 वर्सेस को छोड़ के बाकी सारे इसमें से ऋग्वेद में से ही लिए गए हैं, जबकि टोटल इसके अंदर कितने 1875 है, और इसमें सिर्फ 75 और 99 ऐसे हैं जो इसके खुद के, बाकी सारे ऋग्वेद से हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो पहली बार जो आयरन का यूज़ हुआ है ऐसे एविडेंस कहाँ से मिलते हैं भारत में, तो वो है अतरंजी खेरा, ऑप्शन नंबर बी। अतरंजी खेरा इज अ प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक एक्सकेवेटेड आर्कोलॉजिकल साइट ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ये जो साइट है इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1862 में, बाद में इसे एक्सकेवेट किया था आर.सी. गौड़ ने 1962। उपनिषद बुक है किस पर, फिलॉसफी पर। ये देखो मैं आपको पहले ना ये सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, तो लेकिन मैं एक बार आपको इसलिए दोबारा पढ़ रही हूँ जैसे कि जितना ज़्यादा पढ़ा जाए आंखों के सामने से चीज़ें निकले तो वो हमें दिमाग में रह जाती हैं। तो उपनिषद लिटरेचर इज नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट अ फिलॉसफी फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल, एंड द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर, बट इट्स मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स कॉन्सेप्ट इज यूनिक। उपनिषद मीन्स pupil set near the teacher to learn from him and about the secret doctrine। जो मेन थीम है उपनिषद की वो क्या है, तो मेन थीम है इसकी फिलॉसफी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक अबाउट द साल्वेशन। तो साल्वेशन के बारे में भी उपनिषद ने ही बताया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम, तो ये फेमस डायलॉग कहाँ लिखा हुआ है, तो किसके साथ लिखा हुआ है, तो कठो उपनिषद के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नचिकेत और जो यम है उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो उसमें लिखी हुई है कठो उपनिषद में। तो कठो उपनिषद इज द स्टोरी ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन यम द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड द नचिकेत द यंग 12 years old boy who left home in search of the meaning of death and the beyond. This form the subject matter is one of the Upanishad called the कथा उपनिषद या फिर कठो उपनिषद। नचिकेत किससे, जो नचिकेत लेजेंड है फाइंड मेंशन है, तो किसमें आपको मेंशन मिलता है, अभी ऊपर पढ़ा हमने, ऑप्शन नंबर सी कठो उपनिषद। किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ, तो जो किंग अश्वपति है वो किसके टाइम से बिलोंग करता है, मतलब तो यहाँ पर वो है केकैया, ठीक है। तो किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ केकैया, तो जो किंग अश्वपति थे ये कहाँ के रूलर थे, ये केकैया के रूलर थे। उपनिषद ने बताया है कि सम क्षत्रिय किंग हु वर ग्रेट स्कॉलर फिलोसफर ऑल्सो इम्पार्टेड नॉलेज टू द ब्राह्मण्स। सम ऑफ देम आर किंग जनक ऑफ विदेहा, किंग Pravanjabali of Panchal, King Ashwapati of Kekaiya, King Ajatshatu of Kashi. Ashwapati was a Kshatriya king. He was well known, a learned teacher of the age, and the Kekaiya kingdom was situated on the bank of the river Beas of Gandhar kingdom. King Ashwapati ruled Kekaiya when Janak was the king of Videha. Which of the following is the correct order of the Vedic literature? तो ये बताया था, पढ़ा था ना, संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंक और उपनिषद। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। ईच ऑफ द वेद इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहला है आपका संहिता, ब्राह्मण, आर्यंक और उपनिषद, और संहिता और ब्राह्मण को जोड़ के कर्म कांड बनता है, वही आर्यंक और उपनिषद को जोड़ के ज्ञान कांड बनेगा। और ये सब किस पे फोकस करते हैं, फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी पे। द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, सबसे ज़्यादा जिसकी रिवर के बारे में वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है वो है सिंधु रिवर, और सबसे जो पायस, जो सबसे पवित्र नदी बताई हुई है वो है सरस्वती। तो यही लिखा हुआ है इसके बारे में, और कुछ नहीं है ये नीचे भी। और सरस्वती को हम क्या बोलते हैं, नदी तमा भी बोलते हैं। वैदिक रिवर अक्षनी इज आइडेंटिफाई विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। देखिए जो अक्षनी है ये एशियन नेम है, अभी इसका मॉडर्न नेम क्या है वो बताना है। तो अक्षनी है अभी के टाइम पे जो चेनाब है, तो अक्षनी इज आइडेंटिफाइड विद द प्रेजेंट डे रिवर नेम चेनाब, जिसे हम चंद्रभागा भी बोलते हैं, क्योंकि जो चेनाब है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, टांडी लहूल स्पीति से, जहाँ पे 2 रिवर्स होते हैं, एक चंद्र और एक भागा, जो मिलके क्या बनाती है, चंद्रभागा बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन इन ऋग्वेद इंडिकेट द रिलेशन ऑफ आर्यंस एंड अफगानिस्तान। तो कौन सी रिवर है जिसके बारे में ऋग्वेद में बताया है कि वो एक रिलेशन इंडिकेट करती है आर्यंस का और अफगानिस्तान का, तो वो है कुबा और क्रमु, दोनों ही अफगानिस्तान की रिवर है। जो कुबा है उसको आज काबुल बोलते हैं, जो क्रमु है उसे कुर्रम बोलते हैं। गोमती और सुवास्तु ये 2 और इंपॉर्टेंट रिवर है अफगानिस्तान की, जिसके बारे में ऋग्वेद से ही पता चलता है। वैदिक रिवर कुबा वॉज लोकेटेड इन, अभी पढ़ा है हमने, तो अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये मैच द फॉलोइंग है, ये आपको बतानी है। और कुबा को क्या बोलते हैं, तो काबुल है। परुष्णी क्या है वो भी आपको पता है, सदानीना, शतुद्री। तो एक बार कोशिश करिए इसकी। कुबा
काबुल, परोशनी रावी रिवर, जो सदा नीरा है वो गंडक और शतुद्री है वो सतलुज। ठीक है, तो ये ऐसे मैच हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे यही बता रखा है, ये रहा कुभा काबुल, परोशनी रवि, सदा नीरा गंडक और शतुद्री सतलुज। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वॉज, तो देखो महाभारत के टाइम पे जो महानदी रिवर थी है ना, जो द नेम ऑफ महानदी वॉज, तो जो महानदी रिवर है उसका नाम क्या था, तो वो हमें बताना, तो इसमें से कुछ भी नहीं है वो। द नेम ऑफ महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत वॉज अ चित्रोत्पाला, है ना, तो जो महानदी है उसका नाम महाभारत के टाइम पे था चित्रोत्पाला। जो भीष्म फेस्टिवल होता है महाभारत में, तो उस टाइम पे जो चित्रोत्पाला जो ये रिवर थी इसको बहुत प्रेज किया जाता था, एंड इंडियन पीपल ड्रिंक द वाटर ऑफ चित्रोत्पाला। ठीक है, और इसका पानी वगैरह भी पिया जाता था। तो ये बता दिया महानदी का नाम, और इसके बारे में हमें जो महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव है उससे भी पता चलता है। महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि कौन से कस्टम का इमरजेंस हुआ था पोस्ट वैदिक के टाइम पे। देखो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हम सुनते आ रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पर, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम और वनप्रास्थ और संन्यास, तो ये ए और सी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। The Dharma and the Rita depict a central idea of the ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है, धर्म was a conception of obligation and the discharge of one's duty to oneself and to others. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीता क्या है, हमने पढ़ा था कि ये फंडामेंटल मॉरल लॉ है गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंट्री। तो दोनों ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2। तो नीचे भी वही चीज़ लिखी हुई है, इससे बार बार नहीं पढ़ेंगे। Who among the following the वैदिक डेटीज वॉज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैदिक जो बृहस्पति थे उनको देव गुरु माना जाता था, टीचर और प्रीस्ट ऑफ गॉड्स, है ना, कि भगवान के क्या हैं ये, भगवान के भी प्रीस्ट हैं ये। तो गुरु ऑफ द देवास के मतलब जो देवताएं हैं उनके कौन गुरु हैं, तो उनको बोलते थे बृहस्पति। ठीक है ना, तो बृहस्पति ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये देवताओं के गुरु कहा जाता था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइमन्स ऑफ द वेदास, तो देखिए मैंने बताया था ऋग्वेद के अंदर जो हाइमन्स है, कुछ हाइमन्स ऐसे हैं जिनको जो विमेंस हैं उन्होंने यहाँ पर कंपोज किया है, तो उनको बोलते थे ब्रह्मवादिनी। तो यहाँ पर कौन कौन है ब्रह्मवादिनी, तो वो है लोपा मुद्रा। ठीक है, और लोपा मुद्रा कौन थी, तो ये जो ऋषि अगस्त्य थे उनकी वाइफ थी। इनके अलावा और भी थे जैसे कि विश्ववारा, सिक्ता, निवारी, घोषा। ओके, तो ये सारे नाम आप याद रखना। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड जो निशिका था वो क्या था, वो कौन सी ज्वेलरी थी, तो देखिए जो निशिका था वो पहले तो ज्वेलरी थी, एक नेकलेस था, लेकिन बाद में उसको जब आप बाद का पीरियड देखोगे तो निशिका किसके लिए यूज़ किया जाने लगा, कॉइन को, है ना, जो कॉइन है उसको भी क्या बोला जाने लगा, निशिका। तो ड्यूरिंग वैदिक पीरियड द गोल्ड नेकलेस वॉज कॉल्ड द निशिका विच लेटर ट्रांसफॉर्म द वे फॉर द गोल्ड कॉइन, लेकिन बाद वाले पीरियड में गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाने लगा, निशिका। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निशिका वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ, तो नेक का ऑर्नामेंट था, वो नेकलेस था निशिका। निशिका इज एन एशियन इंडियन वॉज नोन एज द गोल्ड ऑर्नामेंट। ठीक है, निशिका को गोल्ड ऑर्नामेंट। बोगजाई कॉय इंस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, बोगजाई कॉय मैंने बताया था ये एशिया माइनर टर्की में ही आपको इंस्क्रिप्शन मिल जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन में आपको चारों वैदिक गॉड्स के बारे में पता चलता है जिनका जिक्र आपका ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो चार गॉड, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द आर्यन मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया। तो देखिए आपको कौन से इंस्क्रिप्शन से ऐसा पता चलता है कि जो आर्यंस का मूवमेंट है वो कैसे हुआ है, वो ईरान से भारत, मतलब जो आर्यंस है वो ईरान से आए हैं, क्योंकि ईरान में ही हमें कौन मिला है, बोगजाई कोय जो इंस्क्रिप्शन है वो मिला है, और उसमें 4 उन देवताओं के नाम लिखे हुए हैं जो ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। तो इसलिए माना जाता है कि जो आर्यंस यहाँ पर रह के ऋग्वेद लिखे थे कहीं ना कहीं वो कहाँ से आए थे, वो ईरान से आए थे, मतलब जो वो इंस्क्रिप्शन है जो उसमें जिक्र किया हुआ वहाँ से आए थे, तभी तो वहाँ के देवता और यहाँ के देवता सेम हो गए। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC हु डिस्क्राइब द वैदिक गॉड हैज बीन फाउंड इन, तो कौन से में, ऑप्शन नंबर बी, बोगजाई कोय इंस्क्रिप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, तो इनमें से किसने लिखा है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है इसके बारे में ना, बुक थी ना उनकी जैसे उन्होंने बताया था कि जो आर्यंस है उनका ओरिजिनल होमलैंड क्या है, तो उनकी बुक आर्कटिक होम इन द वेदास, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो होम है वो नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन है, जिससे ज़्यादातर लोगों ने फिर बाद में हिस्टोरियंस ने बिलीव नहीं करा। द नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स इन विच पुरुष मेधा वॉज मैंशन इन, तो देखिए यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। जो पुरुष मेधा है हैज़ बिन मैंशन इन शतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद एंड तैत्रीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। जो पुरुष मेधा है उसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है और तैत्रीय ब्राह्मण कृष्णा यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण में लिखा गया है, ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया।
द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेहा माधवा रेफर्ड इन द सतपथ ब्राह्मणा वॉज। तो इनके गुरु के बारे में पूछा है, ये हमने ऊपर भी देखा था। तो इनके गुरु का नाम था ऋषि गौतम रघुगना। तो ये पूछा है कि जो किंग थे विदेहा का जो माधव थे, उनके प्रीस्ट कौन थे? तो ऋषि गौतम रघुआना, ठीक है, रघुगाना। It is believed that Saraswati was the scene of the activities of the famous Vedic tribes, the Bharat Purus and the Kurus. The Satpat Brahman narrate the story of King Vidhega Madhava, accompanied by his priest Rishi Gautam Rahugana, carrying the sacred fire to carrying the sacred fire to east, preserving thereby the tradition that the Koshal and the Videha received from their culture. इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर एज द एक्सिस ऑफ द आर्यन कल्चर। तो कौन सा माना गया है? तो ये है कुरु पांचाल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कुरु पांचाल। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द रीजन ऑफ कुरु पांचाल वॉज कंसिडर एज द एक्सिस ऑफ द आर्यन कल्चर। तो ऐसा क्यों माना गया था? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट्स मिली थी इस टाइम पे साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, फिलोसफी, वो कुरु पांचाल वाले एरिया में मिली थी। जो वर्ड गोत्र है इसका मतलब क्या है? जो वर्ड गोत्र है ये पहली बार हमें कहाँ देखने के लिए मिला? तो ऋग्वेद में देखने के लिए मिला। और गोत्र का मतलब क्या होता था? तो काउ शेल्टर इसका मतलब होता था। द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्रिमली ऑफ। तो यहाँ पर ये जो रिलीजन था वैदिक आर्यंस का, वो किससे जुड़ा हुआ था? वर्शिप ऑफ नेचर और यज्ञ। तो शुरुआत में देखिए जो लोग थे ना, ये नेचर की पूजा करते थे, उन्हीं के लिए ये हवन वगैरह करते थे। द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज मेनली रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ नेचर एंड परफॉर्मिंग ऑफ यज्ञ। द आर्यंस इन द अर्ली वैदिक पीरियड डिस्क्राइब्ड लाइफ एज मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट फोर्सेज ऑफ नेचर फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। दे बिलीव्ड that some divine power works behind the object of nature such as fire, water and wind. In the Rig Vedic period, people believed mainly in। तो ऋग वैदिक के टाइम पे लोग किस में विश्वास करते थे? तो सेक्रीफाइस और रिचुअल्स में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सेक्रीफाइस वॉज द सेंट्रल फीचर ऑफ द ऋग वैदिक रिलीजन। डोमेस्टिक सेक्रीफाइस वॉज द जनरल रूल। कम्युनिटी सेक्रीफाइस ऑफर्ड बाय द किंग वर ग्रैंड फेस्टिवल। इट वॉज बिलीव्ड दैट द गॉड्स वर प्लीज्ड बाय द यज्ञ और द सेक्रीफाइस, कि जो भगवान है उनको सेक्रीफाइस करके खुश किया जा सकता है। जो फेमस बैटल थी, दशरंजन बैटल थी, जो 10 किंग्स के बीच में जो बैटल हुई थी, वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो वो थी परुष्णी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वही है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग वॉज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद वॉज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ, अभी पढ़ा हमने, तो परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग, तो जब वही पूछा है कि मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, ऋग्वेद में किस नदी को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरस्वती नदी को कहा गया है। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजना ऑफ द ऋग्वेद आर्यंस। तो पंचजना में से इनमें से कौन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो कीकट जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, ये नहीं जुड़ा हुआ। बाकी यादू, पुरु, त्रुवाशु ये सब जुड़े हुए हैं। इनके साथ साथ ध्रुवा, अनु, पुरु ये सब भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन द एशियन पीरियड चीफ लिवलीहुड सोर्स ऑफ द आर्यन वॉज। तो उनका जो चीफ लिवलीहुड जो सोर्स था आर्यंस का, वो क्या था? तो वो था एग्रीकल्चर। ये लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। द वर्ड यवा, ऋग्वेद में जो ये वर्ड था यवा, ये मेंशन था, और पूछा गया है ये किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए था? तो ये था बार्ले के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बार्ले। द वर्ड यवा मेंशन इन ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर द वर्ड ग्रेन बार्ले। आगे देखते हैं। विरही, विरही किसको बोला जाता था? तो विरही बोला जाता था राइस को। जो मुदगा है वो बोला जाता था मूंग बीन को। यवा मिलेट्स को, और इक्ष्कू ये बोला जाता था शुगर केन को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये यहाँ भी देख सकते हो। द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिटीजन। तो सिटीजन की किस क्लास को पानी बोला गया है ऋग्वेद के अंदर? तो वो थे ट्रेडर्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रेडर्स। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन द वैदिक एरा वॉज। जो सिस्टम था गवर्नेंस का वैदिक एरा में वो कौन सा था? वो बताया है। तो डिसेंडेंट मोनार्की, मोनार्की थी भैया ना, एक के बाद एक आ रहे हैं उसी फैमिली में से। सभा ऑफ वैदिक एरा, जो वैदिक एरा में जो सभा थी वो कौन थी? वो एक तरह से वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की असेंबली हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ड्यूरिंग द वैदिक एरा दो इंस्टीट्यूशन थे, एक सभा और समिति। सभा में कौन होते थे? जो लर्न और इलाइट्स मैन होते थे। वहीं समिति में ज़्यादातर जो लोग बाकी बचे होते थे, कॉमन पीपल। द ऋग वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन से कौन जुड़ा होता था? तो सभा जुड़ी होती थी, समिति नहीं जुड़ी होती थी। सभा क्यों जुड़ी होगी भाई? उसमें इलाइट वंश थे, है ना, इसीलिए ज़्यादातर जो जुडिशियल फंक्शन करने का जो पावर थी वो उन्हीं के पास थी। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो बेटियां भी बताई हुई, कि दो डॉटर्स बताई हुई हैं सभा और समिति को। इन विच ऑफ द वेदा सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज द टू डॉटर ऑफ प्रजापति। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, अथर्ववेद में कहा है ऐसा। आयुर्वेद
दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। अथर्वेद में पता चलता है हमें आयुर्वेद के बारे में, और आयुर्वेद क्या है, साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन द अथर्वेद। आयुर्वेद इज अ उपवेद ऑफ अथर्वेद, इट डिस्क्राइब्स द थॉट एंड द सुपरस्टिशियस of common people. It comprises various contents such as disease prevention, coordination, loyalty, marriage and love poetry. ऋग वैदिक रिलीजन वॉज, तो जो ऋग वैदिक रिलीजन था वो क्या था, वो पॉलिथिस्टिक था, क्योंकि वो बहुत सारे भगवान को मानते। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने अपने जो गॉड्स हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया था। गॉड ऑफ स्काई जिसमें वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु। गॉड ऑफ स्पेस में इंद्र और रुद्र। गॉड ऑफ अर्थ अग्नि, बृहस्पति और सोम। और ये वैदिक संत है ना जो थे वो पूजा करते थे किसी भगवान की, ठीक है। तो यही है सारा, उसमें और कुछ नहीं है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक में जो हाइमन्स है वो किसको डिनोट है, तो वो इंद्र को डिनोटेड है। किसको है, इंद्र को डिनोटेड है। और इंद्र के बाद फिर अग्नि को डिनोटेड है। इंद्र को 250 है और अग्नि को 200। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइमन्स इन ऋग्वेद किसको बिलोंग करते हैं, तो वही अभी हमने पढ़ा। तो वैसे तो इंद्र को करता है, लेकिन ऑप्शन में इंद्र नहीं है, तो हम अग्नि के साथ जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस, तो सबसे जो पॉपुलर गॉड थे वो कौन थे, वो इंद्र ही थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ वॉर गॉड इन द ऋग्वेदिक टाइम, तो वो भी जो वॉर गॉड है जिन्हें डिस्ट्रॉयर बोलते थे, तो वो भी इंद्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, वो सॉरी बी सही हो जाएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग गॉड वॉज कंसिडर्ड वॉर गॉड इन द, तो ये भी अभी पढ़ा है हमने, इंद्र। ये हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। वॉज द गॉड ऑफ थंडर, तो ये हमें बताना है। तो हाँ, ये तो स्टेटमेंट सही है। पनिश द सिनर्स, ये भी सही है। वॉज द गार्जियन ऑफ द मॉरल ऑर्डर, नहीं, ये तो गॉड वरुण को बोला जाता था। वॉज द गॉड ऑफ रेन, हाँ, तो बारिश के लिए भी इन्हीं को याद किया जाता था। तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 4 सही हो जाता है। ये 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, 1 एंड 4। इन वेदास इंद्र इज द किंग एंड द देव ऑफ द स्वर्ग, तो इंद्र को किंग बोला जाता था और स्वर्ग के देवता का किंग बोला जाता था, मतलब इनको। ही इज़ द गॉड ऑफ हेवन, लाइटनिंग एंड थंडर, जो गार्जियन बोला जाता था और वो बोला जाता था वरुण को। जो गार्जियन ऑफ मॉरल ऑर्डर वो बोला जाता था वरुण को। सम हाइमन्स आर प्रेयर टू गॉड इंद्र फॉर पनिशिंग द सिनर, कुछ हाइमन्स ऐसे भी हैं जो ऐसा बोला जाता है कि जो गॉड इंद्र है वो सबको पनिश करते हैं, मतलब अगर कोई भी बुरे काम करेगा तो इसलिए ऑप्शन हमारा 1, 2, 4 सही है, लेकिन हमने चूज़ किया 1 और 4। 800 BC से लेके 600 BC का जो टाइम है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है ब्राह्मण एरा से। किससे जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण एरा से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक, तो गायत्री मंत्र हमें किससे मिला है, तो ऋग्वेद में ही मिला है। ऋग्वेद का जो हमारा 3rd मंडल है उसमें मिला है, और ये किसने लिखा था, ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्रा ने। द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद अभी पढ़ा है हमने। हु कंपोज गायत्री मंत्र, तो किसने कंपोज किया, तो विश्वामित्रा ने, ऑप्शन नंबर बी। सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मानवंतरार, वंशानुचत्रित, तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, तो ये पुराण को इंडिकेट करते हैं। तो पुराण अपने 5 कैरेक्टरिस्टिक है, सर्गा, प्रतिसर्गा, मानवंतरा, वंशानुचरित्र। अमंग दीज सर्गा और प्रतिसर्गा किसके बारे में बताता है, नेचुरल क्रिएशन और रेनोवेशन। वही वंश बताता है हिस्ट्री ऑफ सेज एंड गॉड। जो मानवंतार है वो बताता है पीरियड ऑफ डिफरेंट मनूस, एंड द वंशानुचरित्र बताता है जियोलॉजी ऑफ किंग। द नंबर ऑफ पुराण तो कितने हैं, 18 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 8 के 8 पूरे के पूरे हैं, ये हमने ऊपर भी पढ़े थे। इन विच लैंग्वेज वो द श्रीमद भगवद गीता ओरिजिनली रिटर्न, तो जो रिटर्न की गई थी इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो थी संस्कृत, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीमद भगवद गीता वॉज ओरिजिनली रिटर्न इन संस्कृत। देयर आर 700 वर्सेज इन हिंदू स्क्रिप्चर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 78, ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज, तो महाभारत को ओरिजिनली क्या बोला जाता है, जय संहिता। और इस टाइम पर महाभारत को जो ये जय संहिता वाला पार्ट है, जो ओरिजिनल पार्ट है, इसमें 8800 श्लोक हैं बस, लेकिन आज 1,00,000 श्लोक है, और जिसको किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। आगे देखते हैं। द शताशहारी संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो ये नाम है महाभारत का, ठीक है, महाभारत का निक नेम है। देखिए इसका नाम भी कुछ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, ऐसे याद रखना। महाभारत अपने आप में बहुत बड़ी थी। इन महाभारत बाय व्हाट नेम वर द कुनिंदा किंग्स नोन, है ना। तो जो महाभारत में किसको कहा गया है कुनिंदा किंग, तो ये कहा गया है द्विज श्रेष्ठता। किसको कहा गया है, द्विज श्रेष्ठता को कहा गया है कुनिंदा किंग्स। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिम एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशन, तो वासुकी, वासुकी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वासुकी। द चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ अ मिल्क वॉज एन इलाबोरेट प्रोसेस। माउंट Mandar Parvat was used in churning rod, and Vasuki, the king of serpent who abides on Shiva's neck, became the churning rope. Lord Vishnu, in the form of Kurma avatar, came to their rescue and supported the mountains on his back.
इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, तो कहाँ पर ये अनटचेबिलिटी दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र फेज में जो अनटचेबिलिटी है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली आपको देखने के लिए मिलेगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एज्यूम डेफिनेट शेप इन अर्ली क्रिश्चियन era which was the period known as the era of धर्मशास्त्र in ancient Indian history. During this period Brahmanical religion was on ascendance and various scripture were being written and the social custom of different types were practiced strictly and untouchability was one of them. फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बिन टेकन, तो ये हमने बार बार पढ़ा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ आंसर एक भी सही नहीं है. सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया है, ना कि मुंडको. तो ये स्पेलिंग की गलती है यहाँ पर, ये स्पेलिंग अगर ये सही होती तो हम इसी के साथ जाते, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्प. इट वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल मोटो ऑफ इंडिया. इट इज inscribed in the script as the base of the national emblem. On 26 January 1950 it was adopted by the government of India. जो वर्ड है सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ऊपर पढ़ा हमने मुंडक उपनिषद, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा. सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका और ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा. ये तमसो ज्योतिर्गामिया ये ओरिजिनली कहाँ पर मेंशन है, तो ये आपका उपनिषद में है. कौन से उपनिषद में है, तो ये बृहद्रनायका उपनिषद है, उसमें मेंशन है. ठीक है, ये लिखा हुआ है इसका मतलब. द लेजेंड ऑफ सत्य काम जबल, मैंने बताया था ना कि ये बच्चा था, तो ये स्टोरी है चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर. तो ये किस में बताया हुआ है, ये तो छंदो उपनिषद में. किसमें, छंदो उपनिषद में ये स्टोरी दी हुई है. द लिटरल मीनिंग ऑफ द उपनिषद इज वाइट हॉर्स, है ना. तो उपनिषद को वाइट हॉर्स कह के जो उसका मीनिंग है वो किस में बताया गया है, तो ये आपको बताना है. कठोपनिषद, छंदोपनिषद, तैत्तरीय, तो इनमें से कोई भी नहीं है. तो कहाँ पर कहा हुआ है फिर ऐसा ये, तो ये नन ऑफ द उपनिषद इन द गिवन ऑप्शन लिटरली मीन्स वाइट हॉर्स. श्वेताश्वत्रा उपनिषद ये एक एशियन संस्कृत टेक्स्ट है जो यजुर्वेद में आपको मिलता है. इसी का मतलब क्या होता है, वाइट हॉर्स, है ना. तो ये यजुर्वेद के अंदर है, तो ध्यान रखना. श्वेताश्वत्रा उपनिषद. फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वॉज, तो ये क्या है, जो फंडामेंटल स्क्रिप्ट है वो क्या है ऋग्वेद की, ब्रह्मी. क्या है, ब्रह्मी. ओके. इन द वैदिक रिचुअल होता इज एसोसिएटेड विद, हमने पढ़ा था ना, तो किससे जुड़े हुए थे, ये ऋग्वेद से जुड़े हुए थे. जो होता थे ये प्रीस्ट थे और ये किससे जुड़े हुए थे, ये ऋग्वेद से जुड़े हुए थे. देयर इज अ सिमिलैरिटी इन अवस्था एंड द ऋग्वेद फ्रॉम विच रीजन द अवस्था इज रिलेटेड टू, तो अवस्था किससे जुड़ा हुआ है, तो ये वही है जहाँ पर हमें वो इंस्क्रिप्शन मिली है, तो ये ईरान से जुड़ा हुआ है. ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ईरान. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन अबाउट द आर्यंस, द इंडो एंड ईरानियन ग्रुप्स whose member compose the Zoroastrian scripture, the Avesta, and the Hindu scripture such as the Vedas, called themselves Aryans. So it is clear that in the Vedic period it was the region of present-day Iran where Zoroastrian prevailed, that the Avesta was written by the Zoroastrian. क्योंकि आप दोनों टेक्स्ट देखोगे ना, जो Zoroastrian टेक्स्ट है उसको देखोगे, अवस्था को, और साथ में यहाँ का जो ऋग्वेद उसमें देखोगे, तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज कंसिडर्ड एज अघन्या, तो अघन्या किसको कहा जाता था, तो काव को कहा जाता था. तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. और अघन्या का मतलब क्या था, मीन्स नॉट वर्दी ऑफ बीइंग किल्ड. द स्टेटस ऑफ द काव शो हाउ पायस इट वॉज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, उसको बहुत पवित्र माना जाता था. अघन्या इन ऋग्वेदिक मेंशन फॉर काव. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा. नेम अघन्या मेंशन इन मैनी, तो ये भी इसका भी आंसर वही है, सी हो जाएगा, काउस. इन द अर्ली वैदिक पीरियड वॉट वॉज कंसिडर्ड टू द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, तो वो भी काओ. ठीक है, सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मानी जाती थी काओ. इन कंटेक्स्ट ऑन इंडियन कल्चर, रिट का मतलब क्या होता था, तो रिट का मतलब होता था नेचुरल लॉ. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, रिट का मतलब नेचुरल लॉ. The concept of writ, the universal principle of natural order, is of Vedic origin. The writ has been the basis of Indian culture, legal theory, politics, philosophy. God Varun was supposed to uphold writ. और बोला जाता था कि ये नेचुरल ऑर्डर है, इसको कौन होल्ड कर रहे हैं, तो वो गॉड वरुण है. इसलिए गॉड वरुण को रीतास याज्ञोपा ये भी बोला जाता था. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री, तो उसमें से कौन है जो बाकी सबसे मैच नहीं करा, तो कुल, वंश, गोत्र. बस कौन नहीं करा, कोश नहीं करा. कोश का मतलब क्या होता था, ट्रेजरी. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार, तो कितने टोटल संस्कार थे, तो 16, जिसमें वो जो उपनयन था वो सबसे इंपॉर्टेंट था. ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, तो कब मनाया जाता है ये, तो 10th ब्राइट लूनार ऑफ ज्येष्ठ. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. Ganga Dashera, also known as the Ganga Avataran, as Hindu festival celebrating the Avtaran
of the Gangas. It is believed by the Hindus that the holy river Ganga descended from heaven to earth on this day. कि ऐसा माना जाता है कि जो गंगा है वो हेवन से अर्थ पर इस दिन ही उतर कर आई थी. एंड गंगा दशहरा टेक प्लेस ऑन द दशमी वाले दिन मनाया जाता है ऑफ द वैक्सिंग मून, शुक्ल पक्ष ऑफ द हिंदू कैलेंडर मंथ ज्येष्ठ. द फेस्टिवल celebration lasts 10 days preceding this holy day. द टीचर हु टॉट वेद वेदांग फॉर द लाइवलीहुड वॉज कॉल्ड. है ना, जो वेदांग को पढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन टीचर्स को क्या बोलते हैं, तो उपाध्याय बोलते हैं. क्या बोलते हैं, उपाध्याय बोलते हैं. विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, बताइए इनमें से कौन सी सही है आपकी स्टेटमेंट. ठीक है, थोड़ा सा वो कर लेते हैं जिससे कि आपको सारी स्टेटमेंट दिखाई दे. Rigvedic Aryan used the coat of mail and helmet in warfare, where the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Second statement है, Rigvedic Aryan knew gold, silver, copper, whereas Indus people knew only copper and iron. तो देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाती है. वो कॉपर के बारे में जानते थे लेकिन आयरन के बारे में इंडस वैली के लोग नहीं जानते थे. ऋग्वैदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल. तो ऐसा भी नहीं है, हमें हॉर्सेस के एविडेंस मिले हैं इंडस वैली से. करेक्ट कौन सा हुआ, सिर्फ एक यही हुआ है ना कि वो लड़ने के लिए कोट ऑफ मेल हेलमेट वगैरह यूज़ करते, जबकि इंडस वैली में हमें इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला. तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा. तो यहाँ पर सिर्फ आप ए के साथ जाएंगे. इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा. कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट मेड अप ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज मेंशन इन द ऋग्वेद. देखिए जो कोट ऑफ मेल और जो हेलमेट है वो गोल्ड और आयरन के बने होते थे, ऐसा मेंशन हमें ऋग्वेद में मिला है. पॉसिबली दे वर यूज्ड इन वॉरफेयर. तो हो सकता है कि अपनी वॉरफेयर के टाइम पे वो उसका इस्तेमाल करते हो. इंडस वैली पीपल वर लैकिंग इन वेपन्स एंड वर पॉसिबली रूल्ड बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट. इंडस वैली में आपको वेपन्स वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको रूल करने वाले जो लोग थे वो मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग वेपन्स. तो इसलिए हमें वहाँ से कोई भी वेपन के एविडेंस वगैरह नहीं मिलते हैं. तो स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट हो जाता है. बाकी जो ऋग्वैदिक आर्यन जो लोग थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन सब के बारे में जानते थे. इंडस वाले लोग कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे. इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारे वजह गलत हो जाएगा. Rigvedic Aryan earned their success in India to the use of the horses, chariot and a recently site called the Bhagwanpura has been excavated in Haryana. ठीक है, तो ये सही है क्योंकि आर्यन जो लोग थे वो जानते थे हॉर्सेस के बारे में. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वो हैं इंडस वैली के लोग हैं वो नहीं जानते थे, क्योंकि हमें जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से हमें कुछ टेराकोटा फिगरीन्स मिली है, सुर्खतोड़ा से हमें हॉर्सेस की बोन्स वगैरह मिली है गुजरात वाले पार्ट से. तो थोड़ा अनडाउटफुल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो नहीं जानते थे. ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. तो सिर्फ 1 वाला सही है. तो आज के लिए इतना ही. ये पूरा जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी से लेकर एमसीक्यू, और एमसीक्यू में जो थ्योरी थी वो भी हमने दोबारा से पढ़ ली है. इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं ना, ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. पहली बार में कोई भी नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो मैंने वही कहती हूँ कि नोट्स बनाने के चक्कर में आप एक और बुक लिख डालोगे और कुछ नहीं होगा. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. जो भी यहाँ तक पहुँचा है लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना. ठीक है, तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं सारे लिंक शेयर करूँगी इस वीडियोज़ के, बाकी जो और भी बनने वाली हैं उनके भी. तो चलिए आज के लिए इतना ही. अब हम मिलते हैं हमारे नए टॉपिक में बुद्धिज़्म के साथ. थैंक यू.